हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HV सिंह एकेडमी पे। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने फिज़िक्स का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और टॉपिक के बारे में देखते हैं, टॉपिक हमारा कौन सा है, क्या टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं, यानी कि क्या टॉपिक नया रहेगा हमारा आज का। और इससे पहले हमारा टॉपिक क्या था, तो देखो हम इससे पहले सीख चुके थे आवेशन की विधियाँ। बेटा क्या सीखा था हम लोगों ने? आवेशन की विधियाँ क्या क्या होती हैं, यही तो सीखा था। और आज है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के वैद्युत वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो ये क्या है वैद्युत आवेश? बेटा क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। वैद्युत आवेश जो होता है उसके कुछ गुण होते हैं। वैद्युत आवेश होता है, इसके क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में हम सीखते हैं। मूलभूत गुण जो हैं, उनमें से आवेश क्या क्या घटनाएं करता है, तो उसके बारे में जानकारी हम करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे जो मोस्ट जो मूलभूत गुण होता है बेटा, वो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। पहला जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सबसे फर्स्ट जो मूलभूत गुण है हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। पहला गुण आपका क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है, ये देखो आप लोग समझते हैं हम लोग। देखो, जब कोई दो पदार्थ हों, वो आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हों, चिपकाने की कोशिश कर रहे हों, जैसे चुंबक लोहे को खींच रही होती है। चुंबक जब लोहा हो और ऊपर चुंबक रखते हैं, तो चुंबक क्या करती है? ऐसे करके लोहे को खींच लेती है। तो जब दो पदार्थ एक दूसरे को खींच रहे होते हैं तो होता है आकर्षण। उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? आकर्षण। और प्रतिकर्षण क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को दूर हटा दे। यानी कि जब हम चुंबक तोड़ते हैं, चुंबक तोड़ के उसमें देखा होगा आपने, कभी कभी चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर। कभी कभी क्या होता है, एक चुंबक दूसरी चुंबक को दूर को हटाता है, चिपकता नहीं है। वो उन दोनों टुकड़े चिपक नहीं रहे होते हैं। जब एक दूसरे को दूर की ओर हटा रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण। ऐसे ही ये आवेश में होता है। क्या होता है? आवेश में होता है बेटा। आवेश में क्या होता है? जब दो समान आवेश हों, एक जैसे आवेश हों, उन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। तो जब एक जैसे आवेश होंगे, वो हमेशा एक दूसरे वस्तु को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उनके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होता है? प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। वहीं अगर हम बात करें विजातीय आवेश की, विजातीय आवेश क्या होता है बेटा? एक अलग आवेश और दूसरा अलग आवेश। वो आवेश क्या होते हैं, जब उनको पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जब अपनी ओर खींच रहे होते हैं, अपने में चिपका रहे होते हैं, तो वहाँ होता है हमारा आकर्षण। अब बेटा आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हम लोग जान चुके हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। कैसा होता है? एक होता है धनावेश और दूसरा कैसा होता है हमारा? ऋण आवेश। तो यहाँ देखो, जब धन और धन यानी कि दोनों धन आवेश और धन आवेश, ये दोनों आवेश अगर धन है तो ये कैसे आवेश कहलाएंगे? आपके समान आवेश हैं तो उनको सजातीय आवेश कहते हैं। कैसा कहते हैं? सजातीय आवेश। तो धन आवेश और धन आवेश के पास धन आवेश को लाते हैं तो ये एक दूसरे को दूर की ओर हटाते हैं, तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है।
वहीं अगर एक आवेश ऋण ले लिया और दूसरा धन आवेश ले लिया, तो जब एक धन हो और एक ऋण हो तो ये दोनों आवेश कैसे कहलाएंगे? आपके विजातीय आवेश कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? विजातीय आवेश। तो जब इन दोनों आवेशों को पास में लाया जाता है तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये गुण होता है आपका आकर्षण का। तो इस प्रकार से होता है। तो देखो यहाँ देखते हैं, लिखते हैं इसमें कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है और कहाँ होता है। जब सजातीय आवेशों को पास लाया जाता है तो इन दोनों पदार्थों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है और यह एक दूसरे को दूर की ओर हटा देते हैं। एक दूसरे की ओर हटा देते हैं। अतः यदि दोनों आवेश अथवा पदार्थ विजातीय आवेश के हों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक। यानी कि एक धनात्मक होता था, दूसरा ऋणात्मक। तो दोनों पदार्थ आकर्षित होंगे, अतः इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा आप लोग समझ पाए होंगे क्या है कि जब दो आवेश हों और उन दोनों आवेशों में एक आवेश धनात्मक हो और दूसरा आवेश भी धनात्मक हो, और इन दोनों आवेशों को क्या बोलते हैं हम लोग? सजातीय। इन दोनों आवेशों को पास में लाते हैं। कोई जो वस्तु होती है उन पे, दोनों पे ये आवेश होते हैं, और उन वस्तुओं को जब पास लाते हैं तो उनमें कैसा गुण उत्पन्न होता है?
प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। वहीं यदि हम एक वस्तु धन आवेशित होती है और एक वस्तु ऋण आवेशित होती है, इन दोनों वस्तुओं को जब पास में लाते हैं तब ये दोनों वस्तुएं क्या करती हैं, आकर्षण का काम करती हैं। यानी इनके बीच कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है, वस्तुएं आकर्षित होती हैं। ठीक है, इसके आगे थोड़ा कुछ देखते हैं, इसे रब कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की बात की, अब बात करते हैं हम लोग आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण सेकंड पॉइंट है हमारा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण बेटा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आवेश का संरक्षण क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। संरक्षण का मतलब है सुरक्षित रहना, सेव रहना, नष्ट ना होना, यही तो संरक्षण है। तो ये कहा जाता है कि आवेश जो होता है कभी नष्ट नहीं होता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, आवेश कभी भी मतलब नष्ट नहीं होता है। आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश हमारा हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे अगर बात करें, एक कांच लें, एक कांच की रॉड लें या छड़ लें, कांच को लें, और एक वहीं हम लोग रेशम लें। क्या लें, रेशम लें। अब इन कांच और रेशम को जब आपस में रगड़ा जाए, क्या करा जाए, कांच को और रेशम को आपस में रगड़ा जाए, तो क्या होता है कि कांच की जो छड़ होगी उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, रेशम पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण रेशम पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अधिक मात्रा में हो जाते हैं, और जो कांच होता है, कांच की छड़ होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है बेटा, तो वो कांच की छड़ हमारी कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और वहीं जो रेशम होता है उस पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो रेशम कैसा हो जाता है, हमारा ऋण आवेशित हो जाता है। तो देखो, दोनों पे आवेश आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम पर पहुँचे हैं, तो उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो उतने इलेक्ट्रॉन की कांच के छड़ पर कमी हो जाएगी। अब जितने इलेक्ट्रॉन की कांच के छड़ पर कमी हो गई तो उतने ही प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएंगे आपके कांच की छड़ पर, और जितने प्रोटॉन कांच की छड़ पर ज़्यादा हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन अब रेशम पर ज़्यादा हो गए। तो बेटा, इससे क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कांच पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई किस पर, रेशम पर। तो जितना आवेश कांच की छड़ पे आएगा बेटा, उतना ही आवेश रेशम पर आएगा। इससे हम ये कह सकते हैं, जितना धनावेश आपका कांच की छड़ पर आ जाएगा उतना ही ऋणावेश आपके रेशम पर आएगा। तो इससे पता चलता है कि कांच की छड़ हमेशा धनावेशित हो जाती है और रेशम हमारा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो आवेश संरक्षण का नियम यही देखते हैं हम, लिखते हैं यहाँ, इसमें क्या है, आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी उत्पन्न किया जा
सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, यह हमेशा एक वस्तु से ब्रैकेट में लिख सकते हैं पदार्थ से दूसरे पदार्थ या वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जो हमने बात कही थी कि आवेश ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। यही आवेश का यह गुण आवेश संरक्षण कहलाता है। तो इसके आगे बेटा हम देखते हैं, जैसे यदि कांच की छड़ तथा रेशम को आपस में रगड़ा जाए तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण कांच पर जितना धन आवेश आता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप समझ पाए। क्या था कि जब हम एक रेशम और एक कांच को लें, दोनों को रगड़ें, ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं, बिल्ली की खाल तथा आबनूस की छड़ हो सकती है, बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, जिसमें हमने एक ही उदाहरण लिया। क्या लिया हमने? रेशम की छड़ ली, कांच की छड़ ली और रेशम लिया।
इन दोनों को आपस में रगड़ा तो क्या हुआ, रेशम पर कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन रेशम पर आए कांच से निकलकर, उतना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई रेशम पर। जितनी अधिकता हो गई तो उतना ही ऋणावेश आ गया रेशम पर। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे उतने ही प्रोटॉन आपके अब कांच पर अधिक हो गए। अब कहने का मतलब है ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ों में से अगर इस वाली रॉड को हम छोटा कर देंगे तो ये रॉड बड़ी हो जाएगी। अभी ये रॉड देखी जाए तो ये छोटी है या फिर बराबर है, अभी बराबर हैं। अगर इस रॉड को हम छोटा कर देंगे तो ये रॉड बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, जब इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे। तो अब जो कांच की छड़ थी वो धनावेशित हो गई और जो रेशम था वो ऋणावेशित हो गया। लेकिन अब आवेश क्या हो गया, समान आ गया, दोनों पे समान आ जाएगा। जितना धन आवेश आपका कांच पर है उतना ही धन आवेश ऋण आवेश आपका रेशम पर होगा। आवेशों की प्रकृति जरूर विपरीत हो गई, एक पे धन एक पे ऋण, लेकिन मात्रा समान रहेगी बेटा। तो यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें और सारे भी उदाहरण है बेटा। ये तो हमारा इसके बारे में था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो समान होती है मात्रा, इसके बारे में, आवेश के बारे में। वहीं अगर हम युग्म उत्पाद, युग्म विनाश, इनकी बात करें तो देखते हैं क्या होता है बेटा। इसे युग्म उत्पादन, अगला देखते हैं। ये भी आवेश संरक्षण का ही नियम है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन क्या है बेटा? देखो, जब किसी नाभिक के द्वारा किसी गामा फोटोन का अवशोषण किया जाता है, क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, तब क्या होता है, पूरा का पूरा फोटॉन का विनाश हो जाता है। और जैसे ही विनाश होता है तो उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिट्रॉन। अब कहा देखा जाए तो जितना आवेश आपके फोटॉन पर था, जितना आवेश प्रारंभ में फोटॉन पर था, उतना ही आवेश, यानी कि अब या ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया से पहले फोटॉन पर उपस्थित आवेश तथा क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन पर आवेश हमेशा शून्य रहता है। इनकी मात्रा कोई भी नहीं रहती है, शून्य होता है आवेश। तो ये क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। देखो यहाँ देखते हैं हम, जब किसी नाभिक द्वारा एक गामा बेटा ऐसे बनता है, ये एक गामा फोटॉन का अवशोषण किया जाता है तो उसका पूर्ण विनाश हो जाता है, पूर्ण विनाश हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है, पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि जब कोई भी गामा किरण होता है, गामा फोटॉन होता है, उस गामा फोटॉन का किसी नाभिक के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, तो उस गामा फोटॉन का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। विनाश होने के उपरांत उसमें से दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन। समझ गए? तो ये चीज़ उत्पन्न होती हैं। तो हम इससे यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास ये है कोई एक गामा फोटॉन, और इसको जैसे ही किसी के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तथा एक पॉजिट्रॉन निकलता है। इसे बोलेंगे हम लोग गामा फोटॉन, ठीक है, इसे हम गामा फोटॉन कहेंगे। और फिर इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेटा, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये लास्ट वाला है, इससे हम लोग पॉजिट्रॉन बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। तो बेटा इस क्रिया में क्या होता है कि क्रिया से पहले गामा फोटॉन पर आवेश तथा क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन पर आवेश शून्य रहता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इस क्रिया में क्रिया से पहले गामा फोटॉन पर आवेश तथा क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन पर आवेश की मात्रा हमेशा शून्य होती है। तो इस मात्रा में क्या होती है, हमेशा आवेश क्या होता है, कुल आवेश क्या होता है आपका, शून्य होता है। हमेशा कुल आवेश शून्य होता है या शून्य होती, क्रिया में आवेश की मात्रा हमेशा शून्य होती है। कुल आवेश की मात्रा क्या होती है, शून्य होती है। तो समझ गए? तो ये आपका युग्म उत्पाद है, ये भी आवेश संरक्षण का, इसमें कोई आवेश नष्ट नहीं हुआ, जो पहले था उतना ही बाद में हुआ, दोनों का देखा अंतर तो क्या आया, शून्य आ गया। ठीक है, ये तो आपका युग्म उत्पाद हो गया। अब हम बात करते हैं युग्म विनाश की। किसकी बात करते हैं, युग्म विनाश की बेटा। युग्म विनाश क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये भी आपका आवेश संरक्षण का ही नियम है। युग्म विनाश,
युग्म विनाश। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। इस क्रिया में क्या होता है बेटा, जब एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन आपस में जब पास पास आते हैं, जब पास पास लाए जाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, दोनों अपने आप को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद इसमें से 2 गामा फोटॉन का निर्माण होता है। क्या होता है, 2 गामा फोटॉन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को आपस में पास पास लाया जाता है तो यह खुद का अस्तित्व खो देते हैं और 2 गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं। 2 गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है युग्म विनाश में। तो देखो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन, एक हमने ले लिया पॉजिट्रॉन, एक ले लिया हमने पॉजिट्रॉन। इन जब दोनों को आपस में पास पास लाते हैं बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन दोनों को जब पास पास लाते हैं तो क्या होता है, 2 गामा फोटॉन का निर्माण होता है। तो क्या हो जाता है, 2 गामा फोटॉन का निर्माण होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, एक ये गामा फोटॉन और एक ये गामा फोटॉन, 2 गामा फोटॉन का निर्माण होता है। तो ये होता है आपका युग्म विनाश, यानी कि 2 को मिलाया और इधर गामा फोटॉन का निर्माण हो गया। एक युग्म, एक जोड़ा है ये। तो यहाँ देखा हमने, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास पॉजिट्रॉन है। क्या है, पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है। इन दोनों को मिलाया तो ये क्या आ गया आपके पास, गामा फोटॉन। ये आपके दोनों क्या हैं, गामा फोटॉन है। ठीक है, ये आपका गामा फोटॉन हो गया। तो इसमें भी देखो, क्रिया से पहले तथा क्रिया के बाद आवेश की कुल मात्रा शून्य रहती है। क्या रहती है बेटा, शून्य रहती है। तो जिस कारण क्या हो गया, ये आवेश संरक्षित हो गया।
यानी कि जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में होगा। तो ये आवेश संरक्षण यानी कि आवेश का युग्म विनाश, ये क्या है, आवेश संरक्षण का ही नियम है, युग्म विनाश। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। क्या है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट नियम है हमारा वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता के बारे में देखते हैं। योज्यता का मतलब क्या होता है बेटा, योज्यता का मतलब होता है बेटा योग। क्या होता है, योज्यता का मतलब होता है बेटा योग होता है। ठीक है, तो यहाँ योग के बारे में हम बात करते हैं, योग के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी एक पदार्थ है हमारे पास, हम इस चौक को ही ले लें या हम किसी लोहे की रॉड को ले लें, किसी को भी ले लें, तो वो पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होता है ना। अब उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन हर एक कण पर आवेश होता है। उस प्रत्येक कण पर क्या होता है, आवेश होता है। अब हमें वो पूरे पदार्थ पर आवेश को पता करना हो कि पूरे पदार्थ पर आवेश कितना होता है बेटा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, उस पे जितने छोटे छोटे कण होते हैं उन सब कणों के आवेश को योग कर लें, यानी कि जोड़ लें। तो हम जोड़ने के बाद जो हमारे पास टोटल कणों का आवेश होगा वो हमारे पूरे पदार्थ के आवेश के बराबर होगा। ये योज्यता का नियम होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं इसे। किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी कणों पर आवेश का बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे किसी निकाय में कणों पर आवेश प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5
प्लस Q6 है तो पूरे निकाय पर पूरे निकाय पर कुल आवेश Q बराबर प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, यहाँ हम एक और मान लेते हैं तथा Qn माइनस Qn, तो प्लस Q6 प्लस डॉट माइनस Qn, ये कुल आवेश हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ आया? तो ये आवेश संरक्षण का योज्य का नियम हो गया। ठीक है, ये नियम आपका, एक नियम ये हो गया कि आपका ये होता है आवेश के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगली, इसको हटाते हैं हम लोग। ये गुण ये हो गया, इसमें से अगले गुणों पे हटाएं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप जैसा भी लगता है अच्छा गलत जो भी कमी है, जो अच्छा लगता है वो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बात हम जो करते हैं, आवेश का वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव। अगला पॉइंट है, अगला गुण है इसका, आवेश पर वेग का प्रभाव। वेग का प्रभाव क्या है बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या होता है। आवेश जो होता है उस पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ये गुण है। यानी कि कोई भी निकाय है, वो निकाय आवेशित है आपका, तो उस निकाय को चाहे आप स्थिर अवस्था में रखें, यानी कि रोक के रखें, चाहे उसको राउंड गति कराएं, चाहे बिल्कुल लीनियर गति, लाइन रेखा में गति कराएं, यानी चाहे आप गति कराएं चाहे उसे स्थिर रखें, उस पर जितना आवेश स्थिर अवस्था में होगा उतना ही आवेश हमें उसको गति वाली अवस्था में भी रहेगा। तो हमेशा याद रखो, आवेश पर जो वेग होता है, वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग चाहे बढ़ा दें, चाहे कम कर दें, चाहे स्थिर रखें, कैसा भी रखें, तो आवेश पर कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में रखें या उसे गति कराएं या उसे गति कराएं, आवेश की मात्रा जितनी स्थिर अवस्था में होगी उतनी ही मात्रा
गति कराने के उपरांत रहेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु के आवेश में वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है बेटा, आप समझ पाए कि हमेशा याद रखो आप लोग, कोई भी वस्तु है वो आवेशित है तो उसे आप स्थिर अवस्था में रखेंगे तो जितना आवेश होगा उतना ही आवेश गति कराने के बाद होगा। तो आवेश की मात्रा क्या होगी, हमेशा समान रहेगी। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप गति कराएं चाहे स्थिर अवस्था में रखें। ठीक है, इसका कुछ थोड़ा बहुत रह गया है पॉइंट, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। वैसे भी आज की वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही है। और हमारी वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इसको भेजें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, वीडियो में कहाँ कमी रही, कहाँ अच्छा किया हमने, ये ज़रूर बताने की कोशिश करें। और हमारी एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से, शिद्दत से देखेंगे तो पूरा का पूरा फिज़िक्स बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। आपको फिज़िक्स बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए धन्यवाद।